इमोशंस हम क्योंकि हमने डिजिटल एज में यानी कि जैसे कि अब हम व्हाट्सएप में स्टार्ट करते हैं किसी भी पर्सन से डिस्कशंस वगैरह, उसमें भी इमोशंस होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, इवन डैट आपकी ईमेल भी आप भेजते हो, ये भी इमोशंस की बेस पे आप भेजते हो, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले इमोशंस की हिस्ट्री देखनी है कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से आज 20वीं सेंचुरी और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही है, कोलैबोरेटिव हो रही है इमोशंस में, किस तरह से इसके फंडामेंटल्स किस तरह से अब वर्किंग कंडीशंस में आ रहे हैं। तो हिस्ट्री के हवाले से इमोशंस में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इमोशंस का एक ये जो ना, जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए इस दुनिया में, उससे पहले भी इमोशंस थे। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तब से इमोशंस डेवलप हो गए थे। किस तरह से? क्योंकि एक जब हड्डी से एक अम्मा हवा को पैदा किया, तो वो अम्मा हवा से पैदा करने का मकसद यही था ताकि वो हील कर सके। अगर आदम अलैहिस्सलाम, उसके नाम है, एंगर होते हैं, उनके अंदर अगर उदासी आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिक्वायरमेंट को समझा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी हर एक जोड़ा बनाया हुआ था जानदार का। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की रिक्वायरमेंट को भी समझा कि इसको भी यानी कि कहीं ना कहीं एक हीलर मिलना चाहिए ताकि इसको स्टेबल कर सके। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जरूरत के पेश नजर आदम अलैहिस्सलाम को यानी आदम अलैहिस्सलाम से अम्मा हवा को पैदा किया। और फिर कुरान में भी आता है कि सूरत निसा में कि फिर हमने पूरी दुनिया में औलाद को फैला दिया आदम अलैहिस्सलाम को। तो इमोशंस की बुनियाद वहां से यानी कि शुरू हुई थी। लेकिन कब ये नजरों में आई? एंशियंट पर्सपेक्टिव में, यानी कि कदीम जमाने में सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसफर थे, जैसे कि प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1900 साल पहले के ये ग्रीक फिलोसफर हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल। तो इन्होंने डिस्कस किया था इमोशंस के हवाले से कि ये एक विर्चू है, मतलब कि एक हक्कानियत है, इखलाकियात है, और एक किस्म की रैशनैलिटी है। एक होता है रैशनैलिटी, एक होता है इरेशनैलिटी। रैशनैलिटी वो होता है कि जो कुछ आप तसव्वुर करते हो लेकिन वो हकीकत में सच है, और इरेशनैलिटी वो होता है कि जो हम तसव्वुर करते हैं वो सच नहीं होता। ओके, वो हमारी एक किस्म की यानी कि अब हम जिसे कह सकते हैं शैतानी वसवसे। ओके, एरिस्टोटल ने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि जो इमोशंस होते हैं ना, इनकी जो कैटेगरीज किस किस्म की हो सकती है? एंगर, फियर और डिजायर और जॉय, यानी खुश जो इंसान हंसता है। उसने ये बस कैटेगरीज बस बताई थी सरासर, लेकिन इसकी जो एग्जामिन थी वो उसने सिर्फ कुछ चंद जो इंसान थे उनको देखकर उसने एग्जामिन करके ये सारा कुछ उसने बताया था। अब मेडियल एंड रेंशियल पीरियड, मेडियल एंड रेंशियल पीरियड वो है कि जो बाबल का जो शहर था उस दौर की ये बात हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ था कि जो मॉरल फ्रेमवर्क्स थे रिलीजियस, यानी कि बाबल की जब शहर की एक बुनियाद बनी, उसमें जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव थे, तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स को लेकर जो फ्रेमवर्क बने, यानी कि अब रिलीजियस जैसे जैसे रिलीजियस बनते गए वैसे वैसे इमोशंस भी डेवलप होते गए। अब जो क्रिश्चियनिज्म थे, क्रिश्चियंस जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इंसान की रेगुलेट इमोशंस को। मतलब कि इंसान एक आपने ये जो उसका नाम है सुई गैस का मीटर देखा होगा, उसके नीचे रेगुलेटर लगा होता है। वो रेगुलेटर का मकसद क्या होता है कि वो सुई गैस के प्रेशर को, यानी कि सुई गैस का प्रेशर अगर तेज होता है या कम होता है, इसी तरह जो सिलेंडर होता है उसके अंदर भी रेगुलेटर लगा होता है। उसका काम क्या होता है कि गैस के प्रेशर को कम करना या ज्यादा करना। काइंडली आप म्यूट पे लगा दें, जिसका भी माइक है काइंडली म्यूट पे लगा दें। अच्छा, तो मैं तो क्या हो, जो रेगुलेटर का काम क्या होता है कि गैस के प्रेशर्स को कम करना। इसी तरह इमोशंस को भी रेगुलेट करने के लिए उन्होंने कहा कि रिलीजियस को रेगुलेट करता है रिलीजियस। किस तरह से? स्पिरिचुअल प्योरिटी के साथ और मॉरल वर्च्यू के साथ। उसके बाद इनलाइटमेंट इरा आ गया, मतलब कि इसका नाम है बाबल के बाद फिर जो उसका नाम है लेटेस्ट जो न्यू पर्सपेक्टिव जो इमोशंस थे ना, वो बाबुल शहर के बाद, यानी कि जो बाबल की जो तहजीब है वो, उसके बाद क्या हुआ कि लेटेस्ट पर्सपेक्टिव इस तरह से आए थे कि जो रैशनैलिटी की रीजन के बुनियाद पर एंड ऑटोनॉमी जो थी इमोशंस की वो अलाइनमेंट करते थे। जिसमें जो लेटेस्ट सबसे पहले जो फिलोसफर थे उसमें रेने डेस्क्रेट्स थे और एम्यूल कांट थे। इन्होंने कहा कि जो रिलेशनशिप्स होता है इमोशंस का,
आपस में कोग्निटिव पैटर्न के साथ होता है, मतलब कि जो इंसान जैसा सोचेगा उसके इमोशंस वैसे डेवलप होंगे। अब अब इमोशंस की बुनियाद अगर देखा जाए तो जैसे कि एक लड़की का डिवोर्स हो जाता है और यहाँ एक लड़के को ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होता है, तो इम्बैलेंसमेंट होता है। क्यों इम्बैलेंसमेंट होता है? क्योंकि वो इन उन चीजों को सोच सोचकर अपनी लाइफ में उन चीजों को बढ़ाता है, तो इसका उससे क्या होता है कि उसका इमोशनल इम्बैलेंस होता है। इसलिए जो एम्यूल कांट थे और डेनियल डिस्करेट थे, उन्होंने कहा था कि ये सोचों का और इमोशंस का आपस में गहरा ताल्लुक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इमोशंस एक्सप्लोर होते हैं, जाहिर होते हैं। उसके बाद है हिंट, और इसने बताया था, इन दोनों ने बताया था फिलोसफर ने, कि ये जो रैशनल डिसीजन मेकिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये इमोशंस। 19वीं सेंचुरी में ये हुआ था कि जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि 19वीं सेंचुरी में मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब कि 1995, ठीक है, मेरी तरीके बताया से। तो 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी थी, वो एक किस्म की वकू बेजेर हुई, जुड़ना शुरू हुई, जाहिर हुई, रोनुमा हुई। तो साइंटिफिक तौर पर रिसर्चेस भी जारी थी। तो क्या हुआ कि इमोशंस को एज अ इंक्वायरी के तौर पे लेके जाने लगा, मतलब कि इंक्वायरी से मुराद है कि इस पे सवालात उठने लग गए साइंटिफिक बेस पे कि इमोशंस है क्या। फिर क्या हुआ कि विलियम जेम्स और कार्ल लिंग ने एक थ्योरी प्रपोज की इमोशंस को लेकर। अभी थ्योरी बस बनाई थी, अभी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ था, एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ थ्योरी, एक किस्म की थ्योरी जो थी। काइंडली म्यूट पे लगा दें गुलाम भाई माइक। और ये जो जो ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली ये नोट्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस इन द डिजिटल एज है ना, ये इसको ओपन कर लें। और हम 19 सेंचुरी में हैं हम, तो ये नोट्स के जो पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इमोशंस की 19 सेंचुरी में है। ओके, तो तो इन्होंने, यानी कि जो कार्ल रोजर्स ने और विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने इमोशंस की जो थ्योरी पेश की थी, इसका मकसद क्या था कि जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है ना इमोशंस को, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, इस थ्योरी में शामिल करते हैं, उनको एज अ थीसिस के बेस पर बस बना के पेश किया जा सके। अभी से एक्सपेरिमेंट नहीं होता, लेकिन जब 20 सेंचुरी आई तो 20 सेंचुरी में क्या हुआ कि सबसे पहले डेवलपमेंट होने लगी थ्योरीज, जो थ्योरीज 19 सेंचुरी में बन चुकी थी। अब रिसर्चेस भी एडवांस हो गई हुई थी, थ्योरीज भी एडवांस हो गई हुई थी, मेथड भी एडवांस हो गए हुए थे। जो पुरानी थ्योरीज थी उन पे रिसर्चेस होने लग गए, उन पे एक्सपेरिमेंट होने लग गए कि किस किस्म के एक्सपेरिमेंट से किस तरह के इमोशंस डेवलप होते हैं, किस तरह के एक्सपेरिमेंट से किस तरह के इमोशंस वकूफ पज़ीर होते हैं, किस तरह के एक्सपेरिमेंट से किस तरह से इमोशंस को मॉडिफाइड किया जा सकता है या रेगुलेट किया जा सकता है। तो 20 सिगमंड फ्रॉयड और एरिक एरिक्सन ने एक इमोशंस के हवाले से उसने एक्सप्लोर किया, इमोशंस को एज अ रोल एक्सप्लोर किया पर्सनैलिटी में, कि ये डेवलपमेंट है, किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं हमारी साइकोपैथोलॉजी में। अब जो साइकोपैथोलॉजी एक डीप प्रोसेस है, अगर आप इसके हवाले से अगर फिल्म निकालना चाहते हैं तो एक साइको मूवी है, वो निकाल के देख लेना। इसके अलावा एक लेटेस्ट आई है थर्कमैन मूवी, हिंदी डब, वो निकाल के देख लेना, वो साइकोपैथोलॉजी पे है। तो वाइल्ड बिहेवियरिस्ट ने एक जबकि जो बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि जो एक तो साइकोलॉजिस्ट में भी एक लैदा यानी कि फील्ड होती है, लेकिन बिहेवियरिस्ट भी एक लैदा फील्ड है, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट में ही काउंट होती है। उसमें बीएफ स्किनर ने फोकस किया कि ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि जितने भी इमोशंस जो होते हैं ना इंसान के अंदर आते हैं, वो ऑब्जर्व करने पर आते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर हंसता है, यानी कि हम उसको स्माइल पास करते हैं, उसने ऑब्जर्व किया कि ये हंस रहा है, तो वो भी उसने यानी कि उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को वो लेकर अपने अंदर उस तरह के इमोशंस डेवलप कर रहा होता है। तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। उसके बाद लर्निंग प्रोसेस, अब जो ऑब्जर्वेबल लर्निंग प्रोसेस में ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है, जैसे बात है पनिशमेंट हो गया या फिर रेनफोर्समेंट हो गया, और ये फिर बेसिक लर्निंग प्रोसेस है। तो इनके बुनियाद पर भी इमोशंस डेवलप किए जा सकते हैं, अंदर दाखिल किए जा सकते हैं, यहाँ इनको खत्म भी किया जा सकते हैं इमोशंस को। जैसे कि एक मैंने यानी कि केस था लड़की का, उसका ये था कि केस के उसका जब डिवोर्स हुआ था लड़की का, तो उसके हस्बैंड उसके बहुत बीट करते थे। तो क्या हुआ कि उसको अब रोना चाहती है, लेकिन उसको रोना नहीं आता, उसके इमोशंस यहाँ पे खत्म हो गए, यानी कि उसके क्राई वाले जो इमोशंस हैं वो खत्म हो गए। इसी तरह यानी कि इंसान जब टिल दी डेथ हो रहा होता है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको चूंडी जोर से काटते हैं। चूंडी क्यों काटते हैं? ताकि उसके देखा जा सके कि वो उसके अंदर दर्द वाले इमोशंस है कि नहीं है, ये जिंदा है कि नहीं है।
तो इस तरह से यानी कि प्रोसेस को देखा जाता है ऑपरेंट कंडीशन की बुनियाद पर, क्योंकि वो जो चुंडी काटी है एक किस्म की वो नेगेटिव पनिशमेंट है। लेकिन ये क्या जानने के लिए कि ये हिलजुल करता है, फाइट करता है, या उसका नाम है कोई ऐसे इमोशंस एक्सप्लोर करता है कि नहीं करता। ओके, उसके बाद कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव में क्या था कि इमोशंस जो थे एक उनकी एक रेंज बनना शुरू होगी बहुत ज्यादा। मतलब कि जब 20वीं सेंचुरी के बाद फिर लेटेस्ट किस्म के जो साइकोलॉजिस्ट थे, न्यूरो साइंस थी, वो डेवलप हो रही थी, न्यूरोलॉजिस्ट थे, फिर उसके बाद फिर काफी यानी कि इस पे ना एक किस्म की वाइड रेंज बनना शुरू होगी इमोशंस को लेकर। और फिर इसमें एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सबसे यानी कि एक साइकोलॉजी में एक नई नई जिद्दत पैदा हुई, जिसमें कल्चर साइकोलॉजी भी थी जो कंप्यूटिंग करती थी, इस पे असरअंदाज होती थी इमोशंस में। यानी कि कल्चर्स वगैरह भी फिर कल्चर्स को लेकर भी काफी डिस्कस करने लग गए कि ये कल्चर की वजह से भी इमोशन जो होते हैं ये भी अफेक्ट करते हैं, कल्चर जितने भी होते हैं ये भी इमोशंस पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें मजीद किस्म के जो रिकोगनाइज करने लगे थे इमोशंस को लेकर के, इसमें एज अ फिजियोलॉजिकल कोग्निटिव जो सोशल पैटर्न होता है उसके कल्चरल फैक्टर्स काफी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अब मैं कहूँ कि इस्लाम में यानी कि जो शख्स यानी कि अल्लाह के सामने अगर रोए और आंसू बहाए और एक कतरा बहाए, ठीक है, तो अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है। अब ये इस्लाम में है और कल्चर में भी यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि बड़ों की आपने रिस्पेक्ट करनी है, ये आपके इमोशंस में है, ठीक है, आपके इमोशंस में डाल दिया गया है। तो ये काफी यानी कि इंसान के अंदर रेगुलेट करते रहते हैं ये कल्चर्स वगैरह के जो फैक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दो वाले पॉइंट है कल्चरल वेरिएबिलिटी, इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट सब बता देता हूँ। इसमें क्या था कि जो यूनिक नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कल्चर इमोशंस में ऐसे डिफरेंट कल्चर्स में ऐसे यूनिक नॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने किसी की वैल्यूज करनी है नहीं करनी, बिलीव रखना है कि नहीं रखना, ठीक है। इस्लाम में भी कुछ ऐसे बिलीव्स के हवाले से काफी हकानियत बयान की गई है कि आखिरत पे ईमान, ठीक है, नबी तमाम अंबिया कराम पे ईमान, ठीक है, तकदीर पे ईमान, ठीक है। तो ये आपका इमोशंस में आपके शामिल हो गया कि जब तक आपके इमोशंस में ये चीज शामिल नहीं होगी, इसमें डेट आप दिल दी यानी कि आप इस्लाम में भी नहीं हो। आपका ये बिलीवनेस लाजमी होना चाहिए और आपका बिलीवनेस ही आपके इमोशंस पे इंपैक्ट करता है, क्योंकि आपने आपने अपनी सोचों में दाखिल कर लिया हुआ है। तो उसके बाद है अप्लाइड एंड क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आजकल के जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या अप्लाइड साइकोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि इमोशंस को उसमें इमोशंस को यानी कि सही तरह समझने के लिए और सही तरह जानने के लिए दो तरह की थेरेपी इस्तेमाल होती है। एक इमोशन फोकस थेरेपी इस्तेमाल होती है और दूसरा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इस्तेमाल होती है। और लेकिन इसमें ज्यादातर जो थेरेपी इस्तेमाल होती है वो इमोशन फोकस थेरेपी ही इस्तेमाल होती है। लेकिन डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी अगर इस्तेमाल करनी होगी उसका ये पैटर्न होगा कि आपको पहले सीबीटी से गुजरना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट किसी ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक वाले पेशेंट्स पे अगर डायलेक्टिकल बिहेवियर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उससे उसका इम्पैक्ट ये होगा कि उसके इमोशंस को रेगुलेट करने के बजाय मजीद डिस्ट्रेस कर दोगे आप। उसके बाद अब हम जाते हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से इमोशंस के, और फंक्शंस क्या है, टाइप्स क्या है इमोशंस की। आमतौर पर आप सब कुछ साइकोलॉजी में पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें जो चीज सिखाने वाली है वो एंड पे है। तो इसमें डेफिनेशंस इमोशंस की अगर बताऊं तो ये इसकी जो जिस इंसान में जिस तरह की फीलिंग्स होंगी उसमें उस तरह के इमोशंस डेवलप होंगे। अगर उसकी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा है, वाइड रेंज में, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे है, तो उसकी इमोशंस भी उस तरह के वाइड रेंज में होंगे, ठीक है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जांपल दूं तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि एक माँ की अपने बच्चे के लिए वो जो फीलिंग्स होती है वो बहुत बहुत ही वाइड रेंज की होती है। और जिसके क्या होता है कि अगर माँ गुस्सा भी करती है लेकिन फिर भी दिल में प्यार होता है, अगर वो माँ से प्यार करती है तो वो भी डबल प्यार होता है, ठीक है। वो अपने बच्चों से करती है हैप्पीनेस। अब वाइड रेंज में जो फीलिंग्स आती हैं जिसमें क्या कौन सी शामिल होती हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज और डिसगस्ट, ठीक है। ये इमोशंस में इसकी एग्जांपल है। उसके बाद इसमें जो इंटेंसिटी होगी, जो ड्यूरेशंस होगा, वो भी एक किस्म का इमोशंस की डेफिनेशंस में आता है। अगर सपोज ड्यूरेशंस नहीं है, ठीक है, इंटेंसिटी नहीं है इमोशंस की, फिर समझो कि उस इंसान में यानी कि इमोशंस का जो कैलकुलेशंस है वो खत्म हो चुका हुआ है। इसलिए इंटेंसिटी और ड्यूरेशंस लाजमी होना चाहिए। अगर आपको चुंडी काटी जाती है और चुंडी काटने पर आपका जो रिएक्शंस होता है, इसका मतलब वो आपका इमोशन है। वो चुंडी काटना जो था वो एक इंटेंसिटी थी, ठीक है।
और उस चूंडी काटने के बाद जो आपका इम्पैक्ट था, यानी कि आपका रद्द-ए-अमल था, इज़हार ख्याल था, वो ड्यूरेशंस में काउंट होगा कि किस तरह सामने फौरन रिएक्ट किया। ठीक है, नॉर्मल पर्सन को काटी जाए चूंडी तो वो फौरन रिएक्ट करता है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल है, उसका ड्यूरेशंस टाइम ऑफ पीरियड बहुत लिमिटेड था। अगर वो उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशंस लिमिटेड बहुत देर बाद हुआ है, यानी कि उसको चुंडी काटी है, फिर उसने 2-3 मिनट बाद इज़हार ख्याल किया है कि मुझे चुंडी काटी गई है, इसका मतलब कि उसका कॉग्निटिव पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए वो कॉग्निटिव का और इमोशंस का आपस में बड़ा ताल्लुक है। ओके, आगे हम फंक्शंस ऑफ इमोशंस पढ़ते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करते हैं, ये हमें इंटरनल स्टेट भी देते हैं, मतलब कि जितने भी एनवायरनमेंट है इंटरनल एक्सटर्नल, उसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन की मुकम्मल इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और जो इमोशंस होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं हमारे बिहेवियर्स को, हमारी डायरेक्ट इंटेंशंस को, और हमें और इसके अलावा हमें उजागर करते हैं कि किस तरह से हम फैसला कर सके। ठीक है, किसी एक शख्स के लिए, किसी एक पर्सन के लिए, या जगह के लिए, या फिर एक माहौल के लिए किस तरह से हम मोटिवेट या इंस्पायर होकर या डायरेक्ट अटेंशन के बाद हम मुतासिर होकर डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी आईबी में कोई एक अनजान लड़का मैसेज करता है या एक अनजान लड़की मैसेज करती है, आपका मोटिव बिहेवियर क्या हुआ? सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि मैंने बात नहीं करनी, या करनी है तो किस पर्पस के लिए करनी है। ठीक है, तो वो आपको डिसीजन मेकिंग दे रहा है, आपका इमोशन। ठीक है, वो क्योंकि आपके थॉट में वो चीज आ गई, वो थॉट के बाद आपका रद्द-ए-अमल होगा कि आप एंगर दिखाते हो, या फिर डर वाला बिहेवियर दिखाते हो, या डिसगस्ट वाला बिहेवियर दिखाते हो। उसके बाद फैसिलिटेटिंग सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस, यानी कि जो इमोशंस होते हैं हमें फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरह से हम सोशली इंटरेक्ट हों, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो नॉन फिजिकल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो नॉन इन्वायरमेंटल हो, और कम्युनिकेशंस के चाहे वो नॉन वर्बल क्यूज में हो, चाहे वो वर्बल क्यूज में हो। नॉन वर्बल क्यूज वो जो हम हाथों से, इशारों से या कनाइयों से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, और वर्बल क्यूज वो जो हम मुंह से बातचीत करते हैं। उसके बाद इमोशंस क्या होता है कि हमारे जो साइकोलॉजिकल जो रेगुलेटिंग है ना फिनोमेना, ये हमें इस हवाले से रिस्पॉन्सेस और स्ट्रेस के हवाले से हमारे इमोशंस बताता है, यानी कि हमें इमोशंस ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आपको फिजियोलॉजिकल आपको बता देगा, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस हो गया या डेंजर हो गया, या वो एक आइवन पैवलो की जो थ्योरी थी कि वो एक बच्चे पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था एक खिलौने पर, कि वो खिलौने को जब वो चलाता था बिल्कुल यानी कि हंसता था, उसके साथ खेलता था, लेकिन उसके अंदर जब उसने एक क्राई वाला या ड्रोना जो म्यूजिक उसने जब उसके अंदर रखा और बच्चे ने जब उसको बजाया, तो वो उसी खिलौने से डरने लग गया। तो इवेंट डेट क्या हुआ कि उस खिलौने से दूर होने लग गया था, नफरत करने लग गया था। ओके, तो वो रेगुलेट कर रहा था, यानी कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वहां में उसकी वालदा को पता चला, उस बच्चे को, किसने एक्सपेरिमेंट इस तरह का किया है। तो वो यानी कि वो बहुत ही हुई इस हवाले से कि ये नहीं करना चाहिए था। ओके, इमोशंस की जो टाइप्स हैं, सबसे पहले जो प्राइमरी इमोशंस है ये बहुत आसान है, ये आपको फौरन आपको किसी भी पर्सन में जब भी वो इमोशंस जाहिर करेगा, ये प्राइमरी इमोशंस एकदम से उसके चेहरे के तासुरात से जो है ना वो समझ में आ जाएंगे। यानी कि अगर वो सैड है या हैप्पीनेस है, एंगर है, फियर है, सरप्राइज है या डिस्गस्ट कर रहा है, तो ये चेहरे से ही पता चल जाते हैं। जबकि जो सेकेंडरी इमोशंस है ये कम्प्लेक्स किस्म के इमोशंस है, और ये लड़कियों में जो सिक्स सेंस जो तेज होती है ना, जिन लड़कियों में सिक्स सेंस बहुत ज्यादा तेज होती है, ये सेकेंडरी जो इमोशंस है वो इजीली ऑब्जर्व कर लेती है किसी भी पर्सन की, किसी भी पर्सनैलिटी की, कि ये जेलस कर रहा है या गिल्ट कर रहा है या शेम कर रहा है या प्राइड कर रहा है या एम्पैथी कर रहा है, मतलब कि हमदर्दाना रवैया कर रहा है। उसके बाद पॉजिटिव जो इमोशंस है, जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड देते हो। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है ग्रेटिट्यूड। इसकी मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, मेरे जो सबका स्टूडेंट है उसको पता होना है, उनको पता है ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड में क्या फर्क है। ग्रेटिट्यूड होता है कि हमेशा आपका पॉजिटिव ही फीडबैक होता है, जबकि एटीट्यूड में ये होता है कि आपका मूड है या नहीं है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने एटीट्यूड के मुताबिक ही फीडबैक दोगे। ओके, उसके बाद नेगेटिव इमोशंस में जो है उसमें एक एंगर है, फियर है, एंग्जाइटी है, सैडनेस है और डिस्गस्ट वगैरह, जो कि प्राइमरी इमोशंस में से और सेकेंडरी इमोशन में से चंद
इमोशंस नेगेटिव इमोशंस में काउंट किए गए हैं। मिक्स्ड इमोशंस में जाहिर सी बात है कि इसमें मिक्स्ड इमोशंस में वो चीजें आती हैं जिसकी बुनियाद पर आप सैड होते हो, मतलब ये कि आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आप कंफ्यूजन हो गए हो तो किस किस्म की हैप्पीनेस में हो या क्या फील कर रहे हो, वो मिक्स्ड इमोशंस में होता है आपका वो पैटर्न। उसके बाद है कल्चर इंडिविजुअल डिफरेंस में, जैसे बात है कि वो जो कल्चर हो गए उसके उसी तरह के आपके इमोशंस डेवलप होंगे सिचुएशन फैक्टर्स को लेकर, ठीक है। तो ये कल्चर्स में आते हैं जो यानी कि इमोशंस कल्चर से आए तो वो कल्चर्स में कल्चर वाली इमोशंस लाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज रेगुलेशंस ऑफ इमोशंस। अच्छा, ये जितने भी मैंने रेगुलेशंस की एग्जांपल दी थी आपको कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटर होता है आमतौर पर, ये जितने भी सुई गैस वाले होते हैं या सिलेंडर होते हैं उसके नीचे एक रेगुलेटर लगा होता है, यहाँ पे जो सुई गैस का जो पाइपलाइन होती है उसके साथ एक स्क्रू गेज और रेगुलेटर लगा होता है। उस रेगुलेटर का काम ये होता है कि गैस के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। अगर वो गैस का रेगुलेटर अगर उस गैस के प्रेशर को कंट्रोल ना करे ना तो ये जो मीटर होते हैं ना ये फट जाए। तो इसी तरह ये इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और रेगुलेटर में सबसे इमोशंस को रेगुलेशंस के लिए सबसे पहले आपको किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन, किसी भी क्लाइंट, किसी भी पेशेंट्स के लिए उसके इमोशंस को जब रेगुलेट करना होगा, मतलब कि उसको रिकवर करना होगा, सबसे पहले उसके कॉग्निटिव रिप्राइजल को समझना होगा कि आप उसके कॉग्निटिव पैटर्न को किस तरह से आप समझते हैं, और जिस तरह से आप समझेंगे इसका मतलब है कि आप उसके इमोशंस को रिकवर कर रहे हैं। अगर किसी एक बच्चे की अगर एक बच्चे की डेथ हो जाती है, उसकी वालदा को यानी कि सदमा लग जाता है, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, और क्या हुआ कि उसको ना ये पता है कि मैंने खाना है कि नहीं खाना है, उसके माइंड में वो चीज खुगी हुई है। अब उसके पैटर्न को समझना है कि वो किन चीजों को बार बार सोचकर वो चीजों को कर रही है, ठीक है। अब इस्लाम में इस तरह के ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस को रोकने के लिए अल्लाह ताला की प्योरिटी सबसे पहले रखी गई है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी कोई यानी कि जब खबर सुनते हो अफसोसनाक, तो यानी कि किसी की डेथ की, तो सबसे पहले क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमें फौरन कॉग्निटिव दे दिया गया रिप्राइजल, ठीक है, कि हमारे कॉग्निटिव जो है वो खराब ना हो, कॉग्निटिव पैटर्न खराब ना हो। इसी तरह अगर इंसान को यानी कि दिल में आता है कि मुझ पे मुसीबत आई है, तो मैं किस तरह से अपनी इस मुसीबत को, यानी कि अब जैसे बात है कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया है, इस मुसीबत को किस तरह से रिकवर करूं, तो अल्लाह ताला ने कॉग्निटिव रिप्राइजल करने के लिए अल्लाह के नबी ने वो दुआ भी बता दिया है कि अल्लाहुम्मा जो निफी मुसीबती वाखलिफ ली खैरम मिनहा, ठीक है, कि अल्लाह ताला मुझ पे जो मुसीबत आई है मैं इस मुसीबत के बदले तुझसे नामो बदल, अच्छे वाले नामो बदल की उम्मीद रखता हूं। तो ये आपके कॉग्निटिव पैटर्न्स को डिस्टर्ब होने से ये सारी जो है रूहानियत और ये वज़ाइफ और जिक्र उसकार आपके बचा के रखते हैं, जिससे आप आपकी इमोशंस स्टेबल रहते हैं और इमोशंस को रेगुलेट करते रहते हैं, ये दुआएं वगैरह और ये जिक्र उसकार वगैरह। तो कॉग्निटिव पैटर्न को भी जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशंस एक्सप्रेसिव सप्रेशंस में सबसे पहले यह है कि आपका जो कंसीलिंग जो पॉइंट होता है वो इमोशंस को डिस्प्ले करता रहता है, ठीक है। कंसीलिंग पॉइंट्स वो होता है कि आप हमेशा उस चीज को पकड़ के जिक्र करेंगे जिसका आपको अपनी सोचों का ताल्लुक नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक क्लाइंट आता है, कहता है कि मुझे उसके नाम है आपके पास आता है, कहता है कि मुझे ये पट्टों में खिंचाव होता है, मैं हल्का सा काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, एंग्जाइटी। उसको खुद नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन में है, उसे खुद पता नहीं होता स्ट्रेस में है, उसे खुद पता नहीं होता एंग्जाइटी में है, लेकिन उसे ये पता होता है कि मैं ज़हनी किसी एक डिसऑर्डर में या ज़हनी किसी अलामत में शिकार हूँ, नफ्सियाती किसी एक अलामत में शिकार हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। खैर वो अगर आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी उसी फिजिकल अलामत को डिस्प्ले करता रहेगा कि मेरे साथ ये हो गया, मैं ये हो गया, मैं ये हो गया, हालांकि कि उसको अपने कॉग्निटिव पैटर्न को नहीं पता होता। तो आपने उसकी जो एक्सप्रेसिव सप्रेशंस है ना, उसको आपने एक किस्म की इनहिबिटिंग करना है, मतलब ये है कि उसको इन्वॉल्व करना है उस तरह की एक्टिविटी में कि वो अपने एक्सप्रेसिव जो सप्रेशंस हैं उनको मिनिमाइज कर सके और टेम्परेरी तौर पर क्या है रिड्यूस कर सके कि वो उन चीजों को विजिबल ना करे। जैसे कि आप किसी को इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे और अंडरलाइन नहीं कर पा रहे उसके एक्सपीरियंस को कि किस वजह से उसके इस तरह के इमोशंस जाहिर हो रहे हैं, तो उसको फिर ऐसे ही फिजियोलॉजिकल अरोजल में उसको शामिल करो कि जिससे उसको स्ट्रेस का जो है ओवर टाइम मिले। मतलब ये कि उसको रनिंग में क्लाइंट को कहे आप रनिंग में जाएं, यानी कि जो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करते अच्छा महसूस होता है
और आप स्ट्रेस को ओवर टाइम से बना दे कि आप स्ट्रेस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, उस तरह की सिचुएशंस में ना लेके जाएं। बच्चों को लेके गार्डन पे लेके जाएं, बच्चों को लेकर यहाँ चले जाएं, मूवी देखें, ड्रामा देखें, ठीक है। तो आपको इस तरह की एक्टिविटी अपनी लाइफ में शामिल करें कि आपको अपनी फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल जो पैटर्न है ना, वो उसको टाइम ही ना मिल सके ऑब्जर्व करने में। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शंस। अब कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि जिनका डिस्ट्रैक्शंस बहुत यानी कि होना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि डिस्ट्रैक्शंस इस लेवल का होता है इमोशंस का कि अगर आपने एक किस्म का जो स्ट्रेटजीज अपनाई होती है अपनी हॉबीज को लेकर, अपनी एक्सरसाइज को लेकर, आपको पता होता है कि इससे मैं काफी जॉयनस फील कर रहा हूँ, अपनी इस हॉबी से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, तो ये आपके इमोशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जितनी भी हॉबीज होती हैं, एक्सरसाइज होती है, या जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये इमोशनल अराउजल में आते हैं और ये आपके उन एक्टिविटीज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो आपको थका, उसके नाम है इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि एक लड़की आती है, वो कहती है कि मैं वो हमने PSY 101 में जो एक एग्जांपल थी, एक सिनेरियो आया, तो मुझे अच्छी तरह असाइनमेंट में याद है कि असाइनमेंट में यह था कि वो एक लड़की थी, वो मोटी थी, ठीक है, मोटी थी, और उसको अब वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई और कहती है कि मैं ना खाना खाना नहीं छोड़ सकती, तो खाना खाना नहीं छोड़ सकती, तो मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। तो क्लाइंट उसे जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसे कहता है, अपने क्लाइंट को कहता है, फीमेल को कहता है कि आपने ना ऐसा करना है कि आप ना घर जाएं और घर जाने के बाद ना आप अपने जो इमोशंस को ना खाने के लेकर, जो हंग्री जो इमोशंस हैं उनको आप डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट किस तरह करना है कि आपने पेंटिंग ड्रॉ करने शुरू कर देनी है खाने पीने की। तो उसने उन इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि इस तरह से हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सरसाइज या हॉबीज एंगेज कर लें, शामिल कर लें, जिससे हमें उस बुरी आदत को लेकर या बुरी फीलिंग्स को लेकर टाइम ही ना मिले, जिससे हमारी नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कॉग्निटिव पैटर्न जनरेट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाहिर सी बात है कि हमने स्ट्रेटजीज ऐसी अपनानी है कि जो आपके इमोशंस को इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस है उनको रेगुलेट करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेकर पर आए। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी मसले को खत्म करना चाहते हो, आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप जब उस मसले को आप सॉल्व करना चाहते हो ना, तो आप सॉल्व कर लोगे। मसले को खत्म नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं जड़ें रहेंगी हमेशा और वो फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन जब सॉल्व करना शुरू कर दो तो वो फिक्स हो जाता है, एट द लास्ट वो एक किस्म की लॉक सिचुएशंस में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो कभी भी रूनुमा नहीं होता, लेकिन जो जड़ें होती हैं वो उगती रहती हैं, चाहे दरख्त को जितना भी ऊपर से काट लो। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको हमने अपनाना है हमेशा, ठीक है। जब ये किसी भी इमोशंस को, किसी भी क्लाइंट के इमोशंस को, किसी भी पेशेंट्स के इमोशंस को हील करना हो या रिकवर करना हो या रेगुलेट करना हो, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो स्ट्रेटेजी है ये हमने अपनानी है। उसके बाद है सीकिंग सोशल सपोर्ट। मतलब ये है कि आप कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में या मेंबर्स से या कोलीग से आप मदद ले सकते हैं कि वो उसके आपके जो इमोशंस है उसको रेगुलेट कर सके, मतलब कि संभाल सके, रिकवर कर सके, रिजॉल्व कर सके। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड माइंडफुलनेस में एक्सरसाइज आई थी, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, मतलब कि योगा आ गया। इसके अलावा आप अपनी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है वो उसके हवाले से अपने आप को ये बताएं कि मैंने अपने हवाले से जजमेंट नहीं करना कि ये जो नेगेटिव जजमेंट है ये मेरे ही लिए है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक लड़का, तो वो जब साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो कहता है कि मैं ना, आपने मुझे जो प्रैक्टिस बताई है मेडिटेशंस की, तो अगर मैं हॉस्टल में जाता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे लोग ना मुझे डर है कि मेरा मजाक ना बनाया जाए। तो साइकोलॉजिस्ट उसने कहा कि तुम भी हंसना, ठीक है, और वो अगर तुम्हारा मजाक बनाए तुम आगे से कहना तुम कौन सी सेंचुरी में रहते हो, ठीक है, इट्स फन, ठीक है, जॉइनस। तो इस तरह से हमने उसको हंसी में टाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यानी कि अब सबसे पहले खुद की एक्सेप्टेंस करनी है और साथ में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करें उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस हो और नॉन जजमेंटल हो नेगेटिव इमोशंस को लेकर, और जजमेंट इस हवाले से हो कि आपका जो प्रोमिनेंट जो मूवमेंट है अवेयरनेस को लेकर हो। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ EQ। EQ मतलब है कि इमोशंस क्वेश्चन। ये एक किस्म का इंटेलिजेंस क्वेश्चन था जो कि 20वीं सेंचुरी में IQ को लेकर ये डेवलप किया गया था। IQ एक जब डेवलप हुआ था 20वीं सेंचुरी में,
फिर डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट थे जिसमें पीटर सोलबर्ग और जॉन मेयर थे, इन्होंने डिफरेंट किस्म की किताबें लिखी थी जिसमें डैनियल गोलमैन भी साइकोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। अब इन्होंने सबसे पहले ईक्यू की बुनियाद इस तरह से रखी कि जो एक थ्योरी रखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इन्होंने प्रपोज की थी। इमोशनल इंटेलिजेंस जब प्रपोज की एडवर्ड थोर्डाइक की तरफ से 1920 में, तो अब ये थ्योरी बनी थी लेकिन इस पर रिसर्चेस वगैरह चल रही थी 20th सेंचुरी में। ये रिसर्चेस वगैरह जितनी भी थी ना, ये यानी कि एक्सपर्ट लेवल पे आई क्योंकि रिसर्चेस एडवांस हो चुकी थी, मेथड और सॉल्विंग मेथड जो थे वो भी एडवांस हो गए हुए थे। और इसके अलावा जो ये जितना भी पैटर्न एक्सपेरिमेंट है वो एडवांस हो गए हुए थे। तो एडवर्ड थ्रोनडाइक ने जब इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से एक किताब वगैरह थ्योरी पेश की 1920 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि पीटर और सल्वियर और जॉन मेयर ने ना 1980 और 1999 में पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर ने एक इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से ना एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च कंडक्ट की। इस रिसर्च का मकसद क्या था कि अंडरस्टैंड किया जा सके, किस तरह से रेगुलेट किया जा सके किसी भी इमोशंस को, और किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सके थिंकिंग और बिहेवियर्स को। थिंकिंग से मुराद कि जो इंसान जैसा थिंक करता है वैसे इमोशन जनरेट होते हैं, जैसे इमोशन जनरेट होगी वैसा उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अगर मेरे अंदर फिलहाल अगर मैं सोचता हूँ कि यार ये जो मैंने पहली वर्कशॉप दी है, इस वर्कशॉप में तो बहुत ही कम आए हैं, ठीक है, मुझे वर्कशॉप नहीं देनी चाहिए थी, ये मैंने नेगेटिव थिंकिंग अपनी रख ली, ठीक है। ये नेगेटिव जब थिंकिंग रखी तो अब मेरे अंदर इमोशन क्या जनरेट होगा, छठ यार फाड़ी के, ठीक है ना, होने देनी वर्कशॉप, ठीक है। अब मेरा बिहेवियर क्या होगा, एक किस्म का डिस्गस्ट वाला होगा या सैडनेस वाला बिहेवियर होगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं देना। तो थिंकिंग यानी कि इस रिसर्च का मकसद भी इसी तरह था कि किस तरह से थिंकिंग को फैसिलिटेट किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके अंडरस्टैंड करने के बाद थिंकिंग को, और उससे जो पैदा होने वाली जो इमोशंस हैं और इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं बिहेवियर्स को किस तरह से मॉडिफाइड किया जा सके। तो डैनियल गोलमैन एक वाहिद जर्नलिस्ट था और इसने और साइकोलॉजिस्ट भी था। इसने सबसे पहले एक किस्म की एक किताब लिखी थी, सबसे पहले जो किताब लिखी थी डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। तो ये आप अगर पढ़ना चाहते हो तो मिल जाएगी, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, लेकिन ये काफी सफ़ों की है। तो इस किताब में क्या बताया था, सबसे पहले इसने ना किताब में आईक्यू का जिक्र किया था 1995 में, और इसने क्या बताया था कि अब जो इसकी किताब में ना ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो 1995 में पब्लिश हुई थी, इसकी किताब में रिसर्चर्स ने बहुत सी चीजें यानी कि फाइंड आउट की। न्यूरो साइंटिस्ट ने उन्होंने जब इन चीजें फाइंड आउट की ना, तो उन्होंने इल्म के हिसाब से ना इल्म के लिए बहस मुबाशर शुरू कर दिया कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये एक किस्म का क्रिटिकल फैक्टर है और ये किसी की पर्सनल प्रोफेशनल कामयाबी को लेकर भी मुतासिर कर सकता है। तो फिर क्या हुआ कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एक फ्रेमवर्क बनना शुरू हो गया। जो फ्रेमवर्क जो बनाया था इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर गोलमैन ने, उसने क्या फ्रेमवर्क बनाए, 5 तरह के फ्रेमवर्क बनाए और 5 बुनियादी असूल बनाए इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर। सबसे पहले कि सेल्फ अवेयरनेस, एक इंसान को खुद की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसके बाद है सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, कि आपने अपने आप को जान लिया, जैसे कि अच्छा सेल्फ अवेयरनेस को कहते हैं मुहासबा, ठीक है, उर्दू में कहते हैं मुहासबा, ठीक है, खुद का मुहासबा करना, खुद को जानना, ओके। उसके बाद है सेल्फ रेगुलेशंस। सेल्फ रेगुलेशंस का मतलब है कि मुजाहिदा करना, या जैसे कि बताया कि रेगुलेट का मतलब क्या था कि कंट्रोल करना अपने आप को इस हवाले से कि कहाँ पे मैंने इमोशंस किस तरह से इफेक्टिव करने हैं और मैनेज करने हैं। उसके बाद है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मतलब है कि कहाँ पे मैंने इमोशंस को ऑफर करना है और कहाँ पे एक्सप्रेस करना है एज अ परसीविंग लेवल पे। उसके बाद है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कि ये एक, और ये जो 4th नंबर पे जो फ्रेमवर्क था इसका मतलब है कि अपने मैनेजमेंट को इमोशंस के साथ साथ मेंटेन करना कि कहाँ पे पॉजिटिव रिलेशंस रखने हैं दूसरों के साथ। उसके बाद है मोटिवेशंस, मतलब कि अपने आपको मोटिवेट करते रहना, कोई ना कोई एक ही चीज लाइफ में लाजमी अपने अंदर रखनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करते रहे। जैसे कि कुछ लड़कियां या कुछ लड़के क्या होते हैं, जो लड़के होते हैं वो उसका नाम है अपनी लाइफ में खाने पीने के अलावा कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं जिससे उनके इमोशंस जो होते हैं मैनेज होते रहते हैं।
उसके बाद है इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशंस, मतलब कि जब आपने इसे फ्रेमवर्क को बना लिया, इस फ्रेमवर्क को समझ लिया, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ईक्यू लेवल है, ईक्यू वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब आपका ईक्यू लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है और इस पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको क्या होता है कि आपकी जो जितने भी फील्ड्स है ना, चाहे उसमें फील्ड्स में क्या शामिल होती है, आपका बिजनेस, एजुकेशन, लीडरशिप, साइकोलॉजी, जितनी भी फील्ड्स हैं, इनके अंदर आपके इमोशंस क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, तो आपका सबसे पहले क्या मोटिव होगा, मतलब कि आपका इमोशंस क्या होगा कि मैंने फलां बंदे को देखा, या मेरे अंदर एक चीज, मेरे अंदर ख्याल आया कि मैं उसके नाम है डॉक्टर बनूं, तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी रख ली, क्योंकि साइकोलॉजी, वैसे साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर तो नहीं होता मुकम्मल, लेकिन वो डॉक्टर कंसिडर किया जा सकता है एज अ सोल एंड मेंटल डॉक्टर। तो ये आपका ईक्यू ने डिसाइड किया है, ईक्यू ने, इमोशन क्वेश्चन ने डिसाइड किया है। उसके बाद क्रिटिक एंड कंट्रोवर्सीज। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जितना भी गौर फिक्र होता है ना, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे होता है। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में जाहिर सी बात है कि वो चीजें शामिल होती हैं जो आपकी इमोशनल के साथ जुड़ी होती हैं, मतलब कि जाती जिंदगी में, अगर उन जाती जिंदगी में अगर वो उन चीजों को अगर कोई छेड़े, तो क्या होता है कि आपके इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आप क्रिटिसाइज करते हो और मेजरमेंट करते हो उन चैलेंजेस को, यानी कि अगर किसी को उकसाना हो ना, तो उसकी दुखती रख पे पाँव रखते हैं, तो वो उकसाएगा और चैलेंज करेगा आपको, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा एज अ एंगर फील्ड पे, या एज अ उसका नाम है डिस्कस के तौर पर एक्सप्रेस करेगा। तो इंट्रो ईक्यू एंड टाइप्स ऑफ ईक्यू। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन, पहले हमने हिस्ट्री पढ़ ली थी, ठीक है, ईक्यू की। अब हम टाइप्स भी पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शंस भी पढ़ेंगे। वैसे ईक्यू को हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ईक्यू क्या होता है, ईक्यू हमें रास्ता बताता है हमारी स्किल्स का, हमारी कंपिटेंसी का, और साथ में मेंटेन करता है रिलेशनशिप, इसका ये बेसिक काम है। इसके अलावा कोपिंग करता है उन चीजों को जो हमारे स्ट्रेस से हमें दूर करे। इसके अलावा हमें डिसीजन मेकिंग में भी हमें काफी हद तक मदद देता है ईक्यू। मतलब ये कि आप सवाल करते हो कि अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, ये आपकी थिंकिंग के अंदर जनरेट हुआ है। लेकिन क्या कि आपके इमोशंस जो होते हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं आपके ईक्यू को लेकर। उसके बाद ईक्यू में जैसे कि टाइप्स हैं, टाइप ऑफ ईक्यू में जैसे कि ऑलरेडी ऊपर बता दिया था, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, और मोटिवेशंस, ये सारी वो चीज आ गई हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हिस्ट्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले जो 20वीं सेंचुरी में जैसे कि एडवर्ड टोड ने सोशल इंटेलिजेंस जब मुतारिफ कराया, उसके बाद फिर मल्टीपल जो थ्योरी थी वो बनना शुरू हो गई थी, जिसमें हार्वर्ड की जो गार्डनर की जो थ्योरी थी 1980 में, यानी कि वजूद में आई, और इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इसने क्या इसने इसने बहुत से आईक्यू को लेकर सवाल उठाए थे, और आईक्यू को लेकर बहुत से इसने प्रपोज की थी इनफरादी तौर पर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को। और इसने लिंग्विस्टिक और लॉजिकल, मैथमेटिकल और साथ में स्पेटल जो म्यूजिकल जो चीजें थी ना, बोर्डली जिसमें बोर्डली काइनेस्टिक भी थी, इंटरपर्सनल भी थी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी थी, सारे इसमें इसने शामिल किए थे। अब ये म्यूजिकल जो होता है ना, ये जैसे कि म्यूजिक है, ये भी जब बजता है ये भी हमारे इमोशंस में इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह जो बॉडीली काइनेस्टिक है, मतलब कि अगर आप हाथ उठाते हो, ठीक है, हाथ उठाते भी आपके इमोशंस पैदा हो रहे हैं। और इवन डैट अगर आप उसके नाम है कोई गर्म पानी को भी अगर हाथ लगाते हो, और गर्म पानी से हाथ लगाने के बाद फौरन आप हाथ पीछे कर लेते हो, ये भी इमोशंस में आता है। एक्चुअल में ये हमारे सेंसेस होते हैं, ये हमें बता रहे होते हैं और पर्सपेक्टिव लेवल पे कि हमारा ये रद्द अमल होना है, यानी कि फियर का रद्द अमल होना है। तो इसने ये सारे आईक्यू पे डिपेंड किया था कि जिसका आईक्यू जितना फास्ट होगा वो उस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, इस तरह से। उसके बाद किधर गया, हाँ, उसके बाद डैनियल गोलमैन जो थे, उसने ठहरिए ये पढ़ लिया मैंने, खैर हाँ, हाँ, ये रहता है।
अच्छा, डैनियल गोलमैन ने जैसे कि वही चीज आ गई है कि इमोशन इंटेलिजेंस वगैरह उसने बताया था, फिर उसने फ्रेमवर्क बनाए थे, फिर रिसर्चर्स और एप्लीकेशंस हुई। ठीक है, ये सारा वही फिर दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद है इस पे यानी कि बहुत सी डिबेट्स वगैरह इमोशन इंटेलिजेंस पे होना शुरू हो गई थी। अब जो मेन चीज है इमोशन इंटेलिजेंस इन द डिजिटल एज, इमोशन इंटेलिजेंस से मुराद है, इमोशन इंटेलिजेंस इन द डिजिटल एज से मुराद है कि हम रिकोगनाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उन चीज़ों को जो हम अपनी डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने ऑनलाइन वर्किंग में या वर्चुअल में। ठीक है, उसमें अब जैसे कि इमोशंस और इमोजी, इमो और इमोशंस, यानी कि पहले तो तीन वर्ड्स इमोशंस के और इमोजी। ठीक है, ये इनका देख लो, कंपैरिजन देख लो कि इमोजी की जो शुरुआत सबसे पहले हुई जापान में हुई और जापान में सबसे पहले इमोजी डेवलप हुए। अब जापान में क्यों डेवलप किए, इसके यानी कि इंट्रोड्यूस कराए गए। एक्चुअल में जब वो या ऑफिस वर्क करते थे ना, तो ऑफिस वर्क में वो एक दूसरे को जब वो टास्क देते थे, अब ये नहीं पता चलता था कि नेक्स्ट पर्सन गुस्से में कह रहा है या काइंडनेस में कह रहा है या फिर उसका नाम है ज्वाइनस में कह रहा है, किस तरह के इमोशंस में कह रहा है। तो तब इस तरह की उन्होंने जरूरत समझी ऑफिस वर्क में कि ये इमोशंस इस तरह की कोई चीज हो वो इंट्रोड्यूस कराई जा सके। तो जापान में सबसे पहले इमोजी वगैरह क्रिएट हुए। मैं वीडियो भी बनाने लगा, वीडियो थी एक मेरे पास, वो डाउनलोड शायद आई थिंक होगी, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, नहीं हुई तो जैसे होगी मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें यही बताया गया है कि एक लड़की जाती है ऑफिस के लिए, सबसे टॉप बिल्डिंग में, फर्स्ट 10 या 11 जो भी कहने बिल्डिंग में जाती है और बॉस के पास जाती है और उससे ना चीख कर बोलती है। और जब वो जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ये इस तरह से मुझे बात कर रही है, तो वो बटन प्रेस करता है, वो दोबारा से वो फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में लड़की ना वो स्लिप होकर दोबारा से अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि वो दोबारा से फिर सीनियर चलते चलते, यानी कि उसमें आपको मैं वीडियो भेजूंगा ना, उसमें यही चीज बताई गई है कि ये सोशल जितना भी प्लेटफॉर्म होता है, जितना भी कम्युनिटी सोशल मीडिया होता है, जितना भी वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है, वो इसी पैटर्न के साथ काम कर रहा होता है कि किस तरह से हम इमोशंस को डेवलप करें और जिसे जो क्लाइंट है या जो कंज्यूमर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। जितने भी आप मार्केटिंग एड्स वगैरह देखते हो ये इसी बेस पे काम कर रही होती हैं। जितने भी आप मार्केटिंग एड्स देख रहे होते हैं, जितने भी आप कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे होते हो, वो इसी पैटर्न्स के साथ काम कर रहे होते हो, कड़ी होती हैं, ताकि वो आपके इमोशंस को कैचअप कर सकें। और जहां पे इमोशंस आपके कैचअप हो जाते हैं वहां पे फिर आपको उसी इमोशंस को ट्रिगर बनाकर आपको बार-बार अट्रैक्ट करते हैं। अब इमोशंस इंटेलिजेंस इन द डिजिटल एज में सबसे पहले जो है रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल इमोशंस। पहले हमें डिजिटल इमोशंस को रिकॉग्निशन करना पड़ेगा, मतलब कि दोबारा से हमें इन इमोशंस को, जो डिजिटल इमोशंस पैदा हो चुके हैं जिसमें इमोजीज हैं, डिजिटल क्यूज हैं, इसके अलावा डिजिटल सिग्नल एक्यूरेटली है, इनको सबसे पहले रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। अगर कोई एक इमोशंस भेजता है उसको बार बार आप अपने सोचों के अंदर दोहराओ, सोचों के अंदर बार बार उसको एनालाइज करो, समझो और सवाल खड़े करो, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल हो जाएगी। कैसे, क्यों इमोशंस, ये डिजिटल इमोशंस भेजे जा रहे हैं। ये जितने भी वेब डेवलपर्स होते हैं जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं या जो एप्स क्रिएट करते हैं, इनका यही काम होता है। ये जब साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, ये क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर हम ये वाला इमोशंस अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं या ये वाला कलर अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐप के अंदर, तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्या इमोशंस को कैचअप करेगा क्लाइंट्स के, कंज्यूमर्स के। तो वो क्या होता है कि वो दोबारा से रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं और रिकॉग्निशन पैटर्न्स को जान रहे होते हैं कि किस तरह से इमोशंस कैचअप किया जा सके डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या एप्स हैं या जितने भी डिजिटल कॉन्टेक्ट्स हैं या सोशल मीडिया है, उसके सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू। उसके बाद है कि अंडरस्टैंड डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। इसमें आमतौर पर डिजिटल इन्वायरमेंट्स ऐसा बनाया जाता है कि आपके जो इमोशंस है, इमोशन की जो शेप है, वो एक किस्म का बिहेवियर की तरह आपको रोनमा हो, बिहेवियर की तरह आपको जाहिर हो। जैसे कि व्हाट्सएप है, क्यों ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट्सएप इसलिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें जो उसका नाम है, सऊदीया में नहीं इस्तेमाल किया जाता है व्हाट्सएप, जबकि पाकिस्तान और बाकी जो ईस्ट कंट्रीज हैं इनमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है व्हाट्सएप। सऊदीया में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि एक हमने बस नंबर आपने डाला है और नंबर डालने के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाता है और उसके बाद जिसका व्हाट्सएप बना है नहीं बना
और वो फौरन यानी कि हो जाता है। और इसमें यह है कि इमोशंस, आप इमोशन जितने भी है ना इमोशंस, आप डायरेक्ट भेज सकते हो। गिफ इमोजी की तादाद ला तादाद है व्हाट्सएप के अंदर, गिफ इमोजी की तादाद, और आसानी से शामिल भी हो जाते हैं इसमें गिफ इमोजी। इसी वजह से ये जो व्हाट्सएप है ये ज्यादा पॉपुलर है। इसमें जो 2 GB की फाइल है वो भी इजीली भेजी जा सकती है, जबकि जो दूसरे जैसे ईमो हो गया, ठीक, और ईमो हो गया, वाइबर हो गया, और इसके अलावा एक और ऐप है, इनमें वाइबर जो है ये चाइना इस्तेमाल करता है और ज्यादा चाइना में ही इस्तेमाल होता है, जबकि व्हाट्सएप जो है चाइना में भी कम ही इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप में आप लार्ज किस्म की फाइल्स भी आप इजीली भेज लेते हो, यही इस व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी है। तो इसमें अब क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड करते हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कॉन्टेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड करते हो कि हम ऐसे बिहेवियर्स को अगर हम फिजिकल क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको अगर वर्चुअल में क्रिएट करें तो क्या उसका जो रिलेशनशिप है वो अडेप्टिंग लेवल पे, कम्युनिकेशंस लेवल के स्टाइल पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। जैसे कि फिजिकल एक होता है, वैसे नॉन फिजिकल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मुनासिब फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हो किसी एक शख्स के साथ, तो इसी तरह आप वर्चुअल एक चीज बनाना चाहते हो, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, तो किस तरह से आप करोगे। तो ये डिजिटल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना बहुत जरूरी होता है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इन द डिजिटल एज में। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल इमोशंस, मतलब कि ऐसे इमोशंस जो आप किसी की फीलिंग्स को फ्रस्ट्रेटेड करे, या किसी की फीलिंग्स को एंगर करे, या एंग्जाइटी के लेवल पे ले जाए, या कन्फ्लिक्शंस के लेवल पे ले जाए, या नेगेटिव फीडबैक की तरफ ले जाए, या साइबर बुलिंग के लेवल पे ले जाए, उस तरह के इमोशंस को, डिजिटल इमोशंस को आपने मैनेज करवाना भी होता है और टेस्टिंग लेवल पे भी लेके जाना होता है। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह जितने भी होते हैं ये आमतौर पर इन चीजों को देखते हैं कि कौन सा मवाद किस तरह से किस लेवल पे लेके जा सकता है एक कंज्यूमर्स को या एक क्लाइंट्स को। तो उसके बाद है एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, मतलब कि आप जब भी आप जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें ये भी देखा जाता है कि एम्पैथिकली तौर पर पर्सपेक्टिव टेकिंग के लेवल पे किस तरह से कौन से इमोशंस जो होते हैं वो लेके जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कम्युनिकेट करते हैं या किसी से आप कोलैबोरेटिव लेवल पे जाते हैं, मतलब कि आप उससे हेल्प लेते हैं, तो क्या वो एम्पैथी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, क्या वो आपकी बातों से मोटिवेट होगा कि नहीं होगा, क्या वो कंफ्लिक्ट, आपको अगर मदद की जरूरत है तो क्या वो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के लिए, मतलब कि जहां पे भी आपको कंफ्लिक्शंस हो रही है तो वो उसकी रिजोल्व करने के लिए आपको ऑनलाइन रिलेशनशिप में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारा इसमें आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन द डिजिटल एज में। उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि ये इजी जो इमोशनल इंटेलिजेंस इन द डिजिटल एज में है ना, या इजीली अब अवेलेबल है, किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। इसके अलावा जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये इजीली आपके मोबाइल में भी है, इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इसमें ये फ्लेक्सिबल है, और अपने मुताबिक इसमें चेंजेस कर सकते हो। जितने भी जो डिजिटल ऐप है, जितने भी जो मवाद है उसमें अगर आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें ऑप्शंस नहीं है, इसका मतलब है कंज्यूमर जो है वो इजीली थक जाएगा, इजीली वो उस चीज को नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए ये अपडेट्स जो होती हैं ये आती रहती हैं ताकि कंज्यूमर को, क्लाइंट्स को पता चले कि ऐप अपडेट हो रहा है तो कोई ना कोई नया फीचर्स होगा, कोई ना कोई नई ऑप्शंस होगी। ये इसलिए ये जितने भी जो होते हैं अब डेवलपर्स वगैरह, यूएस साइकोलॉजिस्ट यानी कि रिकमेंड के मुताबिक अपडेट्स में 1-2 चेंजेस वगैरह कर रहे होते हैं। अब जरूरी नहीं कि डेवलपर ही चेंजेस कर रहा हो, वो जितने भी बड़े बड़े मार्क जकरबर्ग हो गए, जितने भी सुपरवाइजर्स हो गए, सारी चीजों को देखते हैं। उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस का पर्पस क्या है डिजिटल एज में। सबसे पहले कि इनका पर्पस ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बनाया जा सके। आपकी कम्युनिकेशंस इफेक्टिव होगी, ठीक है, जितने भी ऐप्स वगैरह इनकी ये अगर ये कम्युनिकेशंस इफेक्टिव बनाते हैं तो बहुत बेहतर लेवल पे यानी कि काम होता है। अगर ये इफेक्टिव लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी वर्चुअल्स इंटरेक्शंस हैं, अगर ये नहीं काम कर पाते, इसका मतलब है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी एक प्राइमरी पर्पस के लेवल पे नहीं लेके जा रहे। उसके बाद है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं तो बहुत ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन है वो नेगेटिव ही है, यानी कि 100 में से 70% नेगेटिव है। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कोलैबोरेटिव। अब इसमें क्या होता है कि इजीली यानी कि मिल सकता है, इजीली इन स्केल हो सकता है, इजीली या हमें कोलैबोरेटिव दे सकता है,
जैसे कि अगर मैंने किसी को मेल भेजनी है तो मैं जीमेल खोलूंगा, ये इजीली हर एक के मोबाइल में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने अगर व्हाट्सएप करना है किसी को तो मुझे पहले ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जबकि जो मोबाइल्स होते हैं इनमें में जो यानी कि जब आते हैं मोबाइल, इनमें भी कुछ ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉलेड होते हैं और कुछ कंपनियां खुद पैसे देकर अपने ऐप्स रखवाती हैं। जैसे कि मैं जब नया मोबाइल दिया था उसके अंदर नेटफ्लिक्स भी ऑलरेडी था और उसके अलावा ये फेसबुक भी ऑलरेडी था और साथ में फेसबुक के अलावा एक दो और ऐप थे इसी तरह ऑलरेडी थे। इनका मकसद क्या होता था कि यानी कि ये ऐप ऑलरेडी रखवाना, एक्चुअल में आपका इंट्रैक्शंस कराया जा सके और आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उस पे आपको बुनियादी तौर पर उनको डिस्प्यूट कर सके। उसके बाद है लीडरशिप एंड टीम वर्क। इमोशनल इंटेलिजेंस तभी काम करती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो उसके नाम है फिजिकल हो। उसमें अगर टीम मैनेजमेंट नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो वो कन्फ्लिक्शंस का शिकार हो सकती है। वर्चुअल वर्क स्पेस में भी इसी तरह ही होता है। जैसे कि अगर एडमिन मैं हूं और आप हैं, तो अगर उसका नाम है थर्ड पर्सन, अगर लीडरशिप और एडमिनशिप में आपस में उतार चढ़ाव आ जाए तो क्या होता है कि टीम वर्क बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट भी बाकी जो नेगेटिवली तौर पर दूसरे हजरात पे भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये इमोशंस इस तरह से भी इम्पैक्ट करते हैं ऑनलाइन, कि अगर आप टीम वर्क में हैं ऑनलाइन तो इस तरह से अपने इमोशंस को भी स्टेबल करना पड़ता है। उसके बाद है प्रमोटिंग डिजिटल वेलबींग। इसमें ये वही आया था साइबर बुलिंग वगैरह और सोशल कंपैरिजन वगैरह। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इन चीज़ों को देखा जाता है कि अगर हम एक चीज़ को एक प्रमोटिंग करें, डिजिटल ऐप को या किसी भी एक चीज़ को प्रमोट करें, तो ये साइबर बुलिंग का शिकार ना हो। साइबर बुलिंग में अगर शिकार हो गया है इसका मतलब ये है कि वो जल्दी से वो जो ऐप है वो ठप हो जाएगा। जैसे कि एक फ्लैपी बर्ड के नाम से एक जो गेम थी वो आईफोन में इंट्रोड्यूस कराई थी एक जापानीज ने आईफोन के अंदर, और देखते ही देखते जो फ्लैपी बर्ड की जो गेम की जो पॉपुलैरिटी थी, आज की गेम की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी जितने के फ्लैपी बर्ड की पॉपुलैरिटी है। जैसे कि पबजी हो गया, गरीना फ्री फायर हो गया, इनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि उसका जो बनाने वाला था ना, उसने जब देखा कि एक माँ ने कमेंट किया उसके ऐप जो जिस तरह ये गूगल का प्ले स्टोर है लेकिन आईफोन का जो प्ले स्टोर नहीं है, आईफोन का पता नहीं क्या है, मेरे ज़हन में से निकल गया। खैर उसने ना इस ऐप के नीचे कमेंट किया कि तुम्हारी वजह से ना, तुम्हारी गेम की वजह से मेरा बच्चा जो है वो फोत हो गया है। किस तरह से फोत हुआ कि वो गेम खेल रहा था, वो गाड़ी के नीचे आ गया। ठीक है, तो इतना उसका यानी कि वो जो गेम बनाने वाला था उसने देखा कि उसने एक साइबर बुलिंग देखी। ठीक है, उसने एक साइबर बुलिंग देखी कि ये इस ऐप की वजह से एक ही डेथ हुई है और मुझे मेरे ऐप को बुरा भला कहा जा रहा है, गेम को बुरा भला कहा जा रहा है। उसने वो रिमूव कर दी हमेशा हमेशा के लिए वो गेम। उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम अवेयर कर लें तो ये हमारी जो डिजिटल एज में है जो खराबियां हैं, जाहिर सी बात है सोशल इंटरेक्शंस जो होती है हमारी ऑनलाइन, ये कम हो जाए और अवेयरफुल हो जाए। उसमें सबसे पहले कि अपनी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस में है, यानी कि कितना हमने किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम नहीं देना। समटाइम में ये होता है कि अगर मैं ऑनलाइन होता हूँ ना तो समटाइम किसी का मैसेज आ जाता है ना, तो मैं अपने सारे काम छोड़ के उसको भी जवाब देना शुरू कर देता हूँ। मतलब है कि मेरी प्रैक्टिस जो होती है माइंडफुलनेस वो थोड़ी सी कमजोर होती है इस हवाले से कि मैंने जो काम करना है वो उसको काम की तरफ फोकस करना है, और मैंने अगर मुझे एकदम से प्रेशर क्रिएट हो गया तो मैं फिर डीपली ब्रेथ करूं, मतलब कि फोन से अवेलेबल शो ना कराऊं। ठीक है, अपनी बॉडी को स्कैन करूं कि मेरे इमोशंस के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, इंट्रैक्शन से फौरन तो नहीं आ रही। ये चीज मैंने देखना है। पाज फॉर बिफोर रिस्पॉन्डिंग, मतलब कि आप रिस्पॉन्स करने से पहले कोई अगर टाइप कर रहा है तो उसको टाइप करने दो और उसका रिस्पॉन्स जैसे आए फिर आप टाइप करो। ये नहीं कि वो भी टाइप कर रहा है आप भी टाइप कर रहे हो, वो भी टाइप कर रहा है वो आप भी टाइप करो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें जिसका पर्पस ऑफ एनवायरनमेंट सेम हो। अगर पर्पस ऑफ एनवायरनमेंट सेम नहीं है तो उनको आप उनसे साइड हो जाओ, उन ट्रिगर से साइड हो जाओ। इन चीजों का हमने देखना है। उसके बाद है प्रैक्टिस एम्पैथिक लिसनिंग, यानी कि आप एक दूसरे को जब भी सुनो एम्पैथिकली तौर पर सुनो, लेकिन उसका पर्पस होना चाहिए कि रिफ्लेक्ट हो। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे एम्पैथिकली तो आप हार्ट यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उसको एक्सपीरियंस करो। अगर नहीं होता तो फिर एंगेज ऑनलाइन कन्वर्सेशन जो होती है उसको एक लिमिटेड लेवल पे ले जाओ। उसके बाद सेट बाउंड्रीज। जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप वगैरह, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, इनमें बाउंड्रीज होती है और लिमिटेड होती है। यानी कि आप ब्लॉक करते हो तो वो भी एक लिमिट बाउंड्रीज के तहत आप करते हो। तो इसी तरह जो इमोशंस होते हैं ये भी हमें इसी तरह ऑनलाइन कंटेंट को लेकर
उन चीज़ों को लेकर जो आपको आपके नेगेटिव है उनको रिजोल्व कर रही होती है। उसके बाद है डेवलप इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटजीज। इसमें वही कि किस तरह से आप रेगुलेट करेंगे और डेवलप करें इमोशंस को, उसकी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी मैंने रेगुलेट का जो तरीका है वो बता दिया गया है। सीख स्पोर्ट में ज़ाहिर सी बात है कि इसमें साइकोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं। रिफ्लेक्ट ऑनलाइन इंटरेक्शन में वही चीज़ें आती हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेल्फ कंपैरिजन में, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैरिजन में सबसे पहले जो होता है कि आपने जितना भी कंपैशंस करना होता है, ये प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशंस, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस हवाले से कि इसमें आप ऑनलाइन इंटरेक्शंस करते हो तो आपका कंपैक्ट किस तरह का होता है, क्या आप अपने इमोशंस को चैलेंज करते हो उस वक्त। मतलब कि अगर आपने घर का काम करना है और आपने किसी का राब्ता कर लिया, आपने फोन इंटरेक्शंस ऑनलाइन कर ली, जबकि आपके जो आपने अपने इमोशंस को चैलेंज कर लिया कि आपने घर का काम छोड़ने के बजाय आपने ऑनलाइन जो है इंटरेक्शंस को अपनाया, तो जबकि आपका जो फिजिकल काम है वो इंपॉर्टेंट इस हवाले से होना चाहिए। आपका जो सेल्फ कंपैशन है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये नहीं कि मैं फौरन फौरन जो अबनॉर्मल बिहेवियर है या एक्सपीरियंस है वो फौरन से मैं उसको जाहिर करूँ। पॉइंट नंबर 10 वही साइकोलॉजिस्ट वगैरह हो गया। अगर आप इस हवाले से अब नॉर्मल हैं और किसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से, कम्युनिकेशंस के हवाले से, वर्चुअल कम्युनिकेशन के हवाले से अगर आप अब नॉर्मल है तो ये इसमें बताया गया कि किस तरह से आप प्रोफेशनल लेवल पे मदद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कम्युनिकेशन कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट करती नहीं करती। इसमें यह है कि ये इम्पैक्ट करती है। किस तरह से इम्पैक्ट करती है कि ये हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अच्छे से तरीके से रिजोल्व करती है। इसके अलावा जो वर्चुअल मीटिंग होती है इसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा इनहेंस टीम डायनामिक्स जो होती है, हम डायनामिक टीम बना सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। उसके बाद आप बेटर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर कल्चर पे बातचीत करनी है क्रॉस कल्चर के हवाले से, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट मिस्टेक आर मेड वेरी ऑफ्टन। हम ज़्यादातर कौन सी मिस्टेक करते हैं जब भी यानी कि कम्युनिकेशन ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि कम्युनिकेशंस किस लेवल पे क्रिटिकल हो सकती है। अपनी कम्युनिकेशंस को लेस बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे लेस कर दो और फौरन जो नॉन वर्बल अटेंशंस है उसको, नॉन वर्बल क्यूज को ज़्यादा प्ले ना करो, क्योंकि लैक नॉन वर्बल जो क्यूज होती है डिजिटल कम्युनिकेशंस में, ये आपको चैलेंज कर रही होती है कि किस तरह से आप इमोशनल स्टेट में आकर दूसरों को आप समझ सके, उनको चैलेंज कर सके। इसलिए जो अपनी अटेंशन होती है नॉन वर्बल क्यूज को लेकर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं हम समटाइम। नॉन वर्बल क्यूज होती है जो ज्यादातर हम उससे मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और अपने मुताबिक समझ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अगर कोई वर्ड टाइप किया, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड किया और आपने अपनी अटेंशन जो थी उसके मुताबिक अंडरस्टैंड किया, तो इसलिए वो नॉट पे अटेंशन के मुताबिक कंसिडर किया जा सकेगा। उसके बाद बिफोर ओवर एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल, ज्यादातर जो नॉन वर्बल क्यूज होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, जो नॉन वर्बल क्यूज होती हैं या फिर जो हम एप्स में डिस्कशंस करते हैं, ये ज्यादातर हमारा एग्रेसिव होता है। ये हमें डिजिटल वर्ल्ड में एग्रेसिव शो करवा रहा होता है। क्यों शो करा रहा होता है? क्योंकि हमारे जो इमोशनल्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते प्रोफेशनल लेवल पे, इसलिए हमें इनको प्रोफेशनल लेवल पे एक किस्म का रिकॉग्नाइज करना होता है। उसके बाद है नेगलेक्टिंग टू बुलेट रिलेशनशिप। हमें हमारी जो अहली होती है वो रिलेशनशिप को बनाने के हवाले से वो हम नाहल होते हैं। किस तरह से? इसलिए तो कहा जाता है कि जो ऑनलाइन जितने भी रिलेशनशिप है वो ज़्यादातर कामयाब नहीं होते। तो इसलिए हम ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाने में नेगलेक्शंस का जो है वो मुजाहरा करते हैं। उसके बाद है नॉट अडेप्टिंग टू कल्चर डिफरेंस। ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, इसमें क्या होता है कि वर्चुअल जितनी भी टीम्स होती हैं लाइक दैट मल्टीपल कंट्रीज की, ठीक है, या जितने भी जैसे जीमेल हो गया या फिर जितने भी टीम्स वगैरह बनाई जाती है, इनका जो कल्चर्स होता है, इनका कल्चर अवेयरनेस कम होता है एक दूसरे को लेकर। तो हम ज़्यादातर कल्चर को लेकर हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कल्चर डिफरेंस की वजह से हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को जो ऑनलाइन होती हैं, जिन पे हमें काम करना होता है या कम्युनिकेट करना होता है या कोलैबोरेटिव लेवल पे आना होता है। उसके बाद है फेलिंग टू रिकॉग्नाइज इमोशन टोन। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि इमोशंस को मिसनर लेवल पे। तो प्रोफेशनल रिकॉग्निशंस में जो डिजिटल कम्युनिकेशंस है, ये रिस्पॉन्स सेंसिटिवली है या अप्रोप्रिएटली है, इसको हम
फॉलिंग लेवल पे लेके जा रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर हमने एक एक हेल्प मांगी है किसी से प्रोफेशनल लेवल पे, तो हमारी जो इमोशनल टोन होगी वो डिजिटल कम्युनिकेशंस के लेवल होगी, जिसकी वजह से हम ज्यादा उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिव लेवल पे नहीं लेके जा सकेंगे। तो इसलिए जो फिजिकल बंदा होता है, अगर आपसे आके पैसे मांगता है, आप उसकी जल्दी रिस्पॉन्स कर लेते हो, लेकिन जब ऑनलाइन जब आप कोई बंदा पैसा वगैरह मांगता है, आपकी इमोशनल जो टोन होती है वो जरा डिफरेंट होती है। तो इसमें इस तरह से यानी कि डिजिटल जो कम्युनिकेशंस होती है उसका जो पैटर्न होता है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता इस वजह से। लेकिन ये होता है कि इमोशनल का जो बैलेंस होता है वो रेगुलेट ना हो तो डिस्टर्ब हो जाता है। और ओवरलाइंस ऑन टेक्नोलॉजी, हम ज्यादातर जो है जो टेक्नोलॉजी है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से कि ज़्यादातर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एआई हो गया, और अपनी जो इमोशंस यानी कि जो अकल वगैरह है, कोग्निटिव पैटर्न है, उसको ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, जिससे क्या होता है कि हमारी जो इमोशंस का जो लेवल है वो भी डिस्टर्ब रहता है इस वजह से। उसके बाद है नॉट मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस। तो समटाइम क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन डिजिटल एज में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम ज़्यादातर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 10 मिनट का या 20 मिनट का ब्रेक लाजमी होना चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो हाई लेवल जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, जिससे हम इफेक्टिवली तौर पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसके बाद है नॉट सेटिंग बाउंड्रीज। नॉट सेटिंग बाउंड्रीज में वो चीजें आती हैं कि हम समटाइम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बेस पर हमारी जो बाउंड्रीज होती है वो सेट नहीं कर पाते कि हम क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर पा रहे हैं, क्या कंफर्म हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो सेम लीड हो रहा है या सेम लीड नहीं हो रहा। अब इसमें एक और चीज है, क्या वाकई में नॉन वर्बल क्यूज डिजिटल कम्युनिकेशंस में सही है कि नहीं सही। इसमें एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इसमें एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक ईमेल सेंड करता हूं और टाइप फेस में मतलब कलरफुल मैंने ईमेल सेंड की है, और उसमें इमोशंस जो है, स्पेशल जो करेक्टर्स हैं इमोशंस के वो मैंने जाहिर किए हैं, मेरी टोन ऑफ इमोशंस जो है वर्ड्स की वो सही है। लेकिन क्या हुआ कि आपने वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान, जब वर्चुअल मीटिंग हुई है हमारी, यानी कि ऑनलाइन जब वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें मैंने भेज दी चीजें, लेकिन क्या हुआ कि जब इमोशंस की जो अचीवमेंट थी वो बैकग्राउंड चेंज था। तो क्या हुआ कि हमने वीडियो, अभी मैं वीडियो सेंड करूंगा, उसमें लड़की क्या होती है कि पहले ऑनलाइन ईमेल सेंड करती है कि सर मैंने टास्क डन कर लिया हुआ है, ठीक है मैं अब लेके आ रही हूँ आपके पास, ठीक है। वर्चुअल में उसने क्या दिया, बहुत अच्छे इमोशंस के साथ उसने कहा है, ठीक है। तो लेकिन जब वो मैनेजर के पास जाती है और जब वो कहती है कि सर ये काम मैंने आपको डन कर दिया है, उससे क्या होता है कि वो मैनेजर कहता है कि मुझे ईमेल में से इस तरह मेरे से बात की है और इधर आके मुझे एग्रेसिव शो करा रही है, तो उसे कहते हैं कि दोबारा से वापस जाओ, दोबारा से काम करके लेके आओ। तो वीडियो मैं अभी भेजता हूँ, तो आप लोग देख लेना।